हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की एसएससी सेट की जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसकी क्लासेस चल रही थी, जिसमें जो बच्चे कॉमर्स से फॉर्म फिल किए या फिर जो DSSB टीजीटी कॉमर्स के बच्चे हैं या फिर जो यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट करके आ रही हूँ। जिससे पहले भी काफी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, उसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले तो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। प्रबंधन के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इनिशिएटिव, अडॉप्शन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों सिग्निफिकेंट होते हैं, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। कि आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, जैसे हेनरी टोल्किन ने दिया था जो 14 उनके सिद्धांत थे, या जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का डब्ल्यू टेलर ने दिया है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट होने की वजह है कि कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जब इसके थ्रू काम किया जाता है या इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है तो उससे काम जो होगा बहुत आसानी और कुशलता के साथ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट नोन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। पूंजी बजटन की आंतरिक प्रत्यय की दर विधि के निम्नलिखित चरों में से कौन सा ज्ञात नहीं होता है। अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज, लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लोज, डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूंजी बजटन है, जो पूंजी बजटिंग की जाती है, तो वहां पर जो आंतरिक प्रत्यय की दर विधि एक थी, जिसे कि शॉर्ट में आप लोग क्या कहते हैं, IRR मेथड भी कहलाता है। ये जो मेथड कहलाता है उसमें कौन से चर जो होते हैं वो ज्ञात नहीं होता इसमें से, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वहां पर कटौती की दर जो डिस्काउंट रेट होता है उसके बारे में क्या होगा कि जानकारी नहीं मिलती है। बाकी इसके अंतर्गत जो रोकड़ अंतर्वाह होते हैं उसकी रकम क्या है, यानी कि जो कैश इनफ्लोज है वो भी पता होता है कि परियोजना का लाइफ क्या रहेगी प्रोजेक्ट की, वो भी ज्ञात होती है। तथा साथ में ही उसके कि अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लोज है उसके बारे में भी जो पॉइंट होता है वो आपको पता रहता है। लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता होता है कि इसमें कटौती की दर क्या होगी, वो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा परिक्राम में लिखित में शामिल नहीं है। चेक, डिमांड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट, म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि क्या होते हैं, विनिमय विलेख पत्र जिसे कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा है जो उसमें शामिल नहीं होता या उसके अंतर्गत नहीं आता है। विनिमय साध्य का क्या मतलब हो जाता है, विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज करना। तो जब आप कुछ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी ट्रेड का काम कर रहे होंगे, तो वहां पर आप पेमेंट भुगतान करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो ये जो कौन सा इसके अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, तो जो म्यूचुअल फंड है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी ये तीनों ही जो पॉइंट्स होते हैं आते हैं। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंक नोट होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट है, प्रॉमिसरी नोट है, ये सब शामिल किए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो जो म्यूचुअल फंड है वो नहीं आएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था कि इसमें क्या शामिल नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट शुड बी कैटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। किसी साझेदार की जब मृत्यु हो जाएगी तो संयुक्त जीवन बीमा से प्राप्त जो राशि है निम्न रूप से साझेदारों के खातों में क्रेडिट होगी। यानी कि अगर कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो जा रही है तो वहां पर जो ज्वाइंट इंश्योरेंस प्रीमियम होगा उससे जो राशि, उससे जो अमाउंट मिलेगा उसको किस तरह से अलग अलग खातों में जो साझेदार होंगे क्रेडिट किया जाएगा। All the partners in profit loss sharing ratio, remaining partners in profit loss sharing, only in the account of deceased partner, none of the above। यहाँ पर अलग अलग तरह से बताया गया है कि आपको प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा सभी में, और जो रिमेन पार्टनर्स बचेंगे उनमें प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बटेगा, या फिर जो पार्टनर जो मृतक है सिर्फ उसी के ही खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है इसमें कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी के अकाउंट्स में जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उस अनुपात में ही बांटा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेट्स। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
जो सेबी है वो नियमित करता है, कॉमर्शियल बैंक्स को, मॉनेटरी पॉलिसी को, कैपिटल मार्केट को, या फिर इन तीनों को ही। तो जो सेबी है उसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। सिक्योरिटी ये फुल फॉर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है सेबी की। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये जो होता है किसको रेगुलेट करता है या किसको नियमित करता है, तो ये हो जाएगा आपका जो कैपिटल मार्केट होती है, जो पूंजी बाजार होता है, उसको रेगुलेट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अक्सर हम लोग आंसर देखते हैं और वहां पर ऑल ऑफ द अबव दे रखा है तो उसको टिक कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर आंसर में आपका ऑल ऑफ द अबव ही हो। तो यहाँ पर सिर्फ जो कैपिटल मार्केट होती है, पूंजी बाजार होती है, वो उसको नियमित करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसको कौन करता है? उसको आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा वो नीति बनाई जाती है और वही उसको रेगुलेट भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स इज अंडरटेकन बाय। निक्षेपागारों और म्यूचुअल फंड्स का प्रत्यक्ष निरीक्षण कौन करता है? एनबीएफसीज, आरबीआई, सेबी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है आपकी जो डिपॉजिटरीज होते हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड्स करे जाते हैं, उनको डायरेक्टली उनका सुपरविजन डायरेक्टली कौन करता है? तो उनका सुपरविजन कौन करेगा? वो किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। वो इसका सुपरविजन करती है, देखती है कि सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मेनली इनका काम होता है, मेनली सेबी का काम होता है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें इन्वेस्टर्स जो हो रहे हैं उनको सिक्योरिटी देना, उनको सेफ्टी देना। जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर किस तरह से काम हो रहा है उस पर कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना। जो म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें जो कौन सी कंपनीज है, किस तरह के कार्य हो रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उनको रेगुलेट करना, ये सारे काम जो होते हैं वो सेबी के द्वारा किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is considered a necessary precondition by रिचर्ड रोल for markets to become efficient? बाजारों के सक्षम बनाने के लिए रिचर्ड रोल द्वारा निम्नलिखित में से किसे एक आवश्यक पूर्ण शर्त माना गया है? कॉस्टलेस ट्रेडिंग, लागत रहित व्यापार, फ्री एक्सेस टू एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना तक मुफ्त पहुंच और प्रवाह, प्राइस अप्रोक्सीमेट और रैंडम वॉक्स, कीमत में यादृच्छिक रूप से उतार चढ़ाव, ट्रेड्स हु मेक अ लिविंग बाई बीटिंग द मार्केट थ्रू ट्रेडिंग, बाजार दर से अधिक दर पर मुनाफा कमाकर जीविका कमाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाजारों को सक्षम बनाने के लिए रिचर्ड रोल द्वारा कौन सा एक शर्त जो थी वो मानी गई थी कि वो काम होना चाहिए जिससे कि मार्केट्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। तो कौन सा था? वो था कि बाजार दर से अधिक दर पर मुनाफा कमाकर जीविका कमाना, यानी कि जो ट्रेड हु मेक्स अ लिविंग बाय बीटिंग द मार्केट को बीट किया जा सके, बाजार मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे ज्यादा रेट पर आप प्रॉफिट को अर्न करें, तभी आप जो है मार्केट में अच्छी अपनी पहचान बना पाएंगे और ज्यादा अच्छी जीविका उपार्जन भी कर पाएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक हो जाता है मार्केट रेट और एक आपका एक्चुअली प्रॉफिट रेट क्या हो रहा है, कितना आप प्रॉफिट कर रहे हैं और आपकी जैसी जो और कंपनीज हैं वो कितना प्रॉफिट कर रही हैं। अगर आपका प्रॉफिट उनसे ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट रेट आपका उनसे ज्यादा है, तो वहां पर माना जाएगा कि आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ। प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण प्रतिवेदन एवं सूचना प्रतिवेदन अभिन्न अंग है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का, बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स टू बी गिवन टू शेयर होल्डर्स। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी कॉमर्स का। तो यहाँ पर ये जो प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली में नियंत्रण प्रतिवेदन और सूचना प्रतिवेदन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, किस तरह के प्रतिवेदन रिपोर्ट्स वो मानी जाती हैं। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी कॉमर्स में आया हुआ है। तो यहाँ पर किसका अंग होती है, तो ये आपका मेनली हो जाएंगी ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का परिचालन, क्योंकि नियंत्रण और सूचना ये दोनों आपके ऑपरेशन से ऑपरेटिंग में आते हैं। ऐसे दो तरह की रिपोर्ट जो आपकी एक ऑपरेटिंग है और दूसरी हो जाती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो जो ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स होती हैं उसमें आपकी कंट्रोल रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आती हैं, और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें स्टैटिक रिपोर्ट्स होती हैं और डायनेमिक रिपोर्ट्स आती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइज दैट। नकारात्मक शुद्ध कार्यशील पूंजी का तात्पर्य है कि, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल है अगर निगेटिव है, यानी कि काम ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए लेकिन निगेटिव में है, तो उसका क्या अर्थ होगा? लॉन्ग टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट, शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर करेंट एसेट, शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर करेंट एसेट।
यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो वर्किंग कैपिटल होती है कि जो आप बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए, डेली यूज के लिए, या फिर रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन करने के लिए जो आपकी कैपिटल लगी होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। नाम से इस पर से क्लियर है, कार्य को चलाने के लिए, रेगुलर जो काम आपका चल रहा है उसके लिए जो कैपिटल आप लगा रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो यहाँ पर अगर वो निगेटिव में है कि आपके पास इतनी वर्किंग कैपिटल नहीं है कि आप बिजनेस को सही से रन कर पाए, तो ऐसा क्यों है, आपकी कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट है जो इस तरह की सिचुएशन आ रही है। तो वो क्या हो जाएगा कि जब जो आपके, क्योंकि ये जो वर्किंग कैपिटल होती है वो शॉर्ट टर्म में यूज होती है, लॉन्ग टर्म में जो आप लोग मशीनरी है, बिजनेस प्लांट जो लगा रहे हैं, फर्नीचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब लॉन्ग टर्म हो जाती है आपकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जिसको बोला जाता है। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, तो शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं वो आपने फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज कर लिए हैं, इस वजह से आपके पास जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो निगेटिव में है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर इसे कैसे आंसर आपने निकाला, पहली बात तो शुद्ध कार्यशील पूंजी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो रही है, एक पॉइंट यहाँ से ये आपने पकड़ा। दूसरी बात कह रहे हैं कि कहाँ पर आपकी यूज हो गई है, तो शॉर्ट टर्म की अगर शॉर्ट आप नॉर्मल करंट एसेट में यूज करेंगे तब तो वो आपने वर्किंग में ही यूज करी ना, तो लेकिन जब फिक्स्ड में आप यूज कर रहे हैं तो आपने यूज करा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो इस वजह से क्या है, आप पास इतनी कैपिटल नहीं पर्याप्त रह जा रही है कि आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कभी कभी नहीं समझ में आया आंसर तो इस तरह से भी समझा करिए थोड़ा सा डिटेल में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू, शुद्ध कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस फिक्स्ड एसेट, रिटेन अर्निंग प्रतिधारिता। अभी मैंने आपको समझाया था वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो जब नेट वर्किंग कैपिटल की हम बात कर रहे होते हैं तो जब करंट एसेट में से हम करंट लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको मिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 5-10% पेपर में जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको मॉडरेट लेवल होता है, ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत इजी, और कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन नेट वर्किंग कैपिटल, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी का बेसिक का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निर्भर करती है द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, द साइज ऑफ द बिजनेस, द टर्नओवर ऑफ करंट एसेट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है उसकी रिक्वायरमेंट किस पर डिपेंड करती है, कि परिचालन चक्र की समयावधि, जो एक ऑपरेटिंग साइकिल चल रहा है उसमें कितना टाइम पीरियड लग रहा है, बिजनेस कितना बड़ा है, या फिर जो चालू संपत्तियों का आवर्त कितना है, या फिर ये तीनों ही इसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी जो आपकी कार्यशील पूंजी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तीनों ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, बिजनेस बहुत बड़ा है तो ज्यादा चाहिए होगी, परिचालन चक्र ऑपरेटिंग साइकिल मतलब रॉ मटेरियल से लेकर जो प्रोडक्ट है उसके बनते और बिकने तक की जो बीच की टाइम लिमिट कितनी जा रही है, कितना समय लग रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो करंट एसेट है उनका आवर्त क्या है इस पर भी। तो ये करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मीन्स, कोष पर विवरण में कोष से तात्पर्य है, और इसको उन्होंने दो तरह से और भी ला के दे दिया है। द टर्म फंड्स एज यूज्ड इन फंड्स फ्लो एनालिसिस मीन्स, कोष पर विश्लेषण में कोष का अर्थ क्या है। तो अगर ऐसे पूछा जाए या ऐसे पूछा जाए मतलब सेम ही होगा, कैश, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर हम फंड वर्ड की बात कर रहे हैं, कोष की बात कर रहे हैं, तो कोष का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम लोग फंड की जब भी बात करते हैं तो हम लोग कैश समझ लेते हैं कि रोकड़ की बात की जा रही है, कैश की बात की जा रही है। तो यहाँ पर लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं फंड की तो सिर्फ अकेला कैश की बात नहीं होती, उसमें आपके कैश भी आता है, करंट एसेट भी आती हैं। तो सिर्फ हम जो है कैश की बात नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को जब लेस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, फंड निकल के आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे होते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो क्या होता है वो स्टेटमेंट जो होता है, एक साइड आपने देखा होगा, एक साइड में जो सोर्सेस फंड के होते हैं वो दिखाते हैं, एक साइड दिखाते हैं कि यूजेस ऑफ फंड या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि कहाँ फंड यूज हुआ है, कि एक आपने क्या क्या चीजें हैं जो कि जैसे मशीनरी परचेज करी है या और रिडेम्पशन किया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, कहाँ कहाँ आपने जो है फंड्स को यूज किया और कहाँ से फंड्स आपको मिला है, जैसे कैपिटल आपको मिली है या फिर आपने जो है सेल किया है, कोई मशीनरी कुछ सेल किया है जिससे कि आपको अर्निंग हुई है। तो
दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या वो कहलाता है, आपका फंड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिवन यहाँ पर आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटीज 2 साल की दे रखी है, 2014-2015 की, और क्या कह रहा है, द डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल बी, कि आपको ये बताना है कि जो वर्किंग कैपिटल है उसमें कमी कितने की आई है 2014 से 2015 में। कार्यशील पूंजी में कमी 1,20,000, 2,20,000, 3,20,000 या फिर 20,000। तो इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं तो उसे हम कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा है। आप लोगों ने फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर आपको याद हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग उसके लिए बनाते थे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वहां पर अगर हमारी 2 वर्ष की दे रखी होती, बैलेंस शीट आपकी 2 साल की दे रखी होती थी, तो हम देखते थे ऐसे चल संपत्तियां हैं, करंट एसेट है आपकी, तो क्या हुई है 2014 में 5 लाख थी और 2015 में 3,20,000 हो गई। क्या हुई है, कम हुई है ना। करंट एसेट कितने से कम हुई है, ये आपकी जो कम हुई है 1,80,000 से कम हुई है। कितने से डिक्रीज, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपकी डिक्रीज हुई है 1,80,000 से। और उसके बाद बात करें अगर हम करंट लायबिलिटी की, तो 3,60,000 थी 2014 में और 2015 में 4 लाख हो गई हैं, यानी कि ये करंट लायबिलिटीज बढ़ गई हैं। तो उसको जो घट गई हैं यहाँ पर आपकी और ये वाली बढ़ गई हैं, तो इसको आपको इंक्रीज के डिक्रीज के कॉलम में जाएगा, और ये इसको जब निकालेंगे तो हम, तो ये क्या जाएगा आपका, जब इंक्रीज होता है तो आपको याद होगा कि करंट लायबिलिटी में हम उल्टा करते थे कि जब इंक्रीज हो रहा होता तो हम डिक्रीज के कॉलम में दिखाते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज दोनों साइड से आ जाएगा, इधर आएगा आपका 1,80,000 का और इधर डिक्रीज आ जाएगा कितने का, 3,60,000 और 4 लाख, कितने का आ जाएगा 40,000 का। तो टोटल डिक्रीज कितना हो गया, 2,20,000 का हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल सॉल्व करने वाला है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीईपी इज कंपाउंडेड बाई, सम विच्छेद बिंदु की गणना कैसे की जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन 100 अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर सेल्स अपॉन प्रॉफिट। जो बीईपी है उसको कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता होगा उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। कोई ना कोई बीपी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है या थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the theory of contribution which of the following statement is are correct। अंशदान के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, अंशदान परिवर्तनशील लागत से अधिक की बिक्री है। कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर टोटल कॉस्ट, अंशदान कुल लागत से अधिक की बिक्री है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों में से जो दो आपके दे रखे हैं पॉइंट्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, या फिर हो सकता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, अगर हम ये देखते हैं तो जो आपका पहला पॉइंट दे रखा है कि जो अंशदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है और बिक्री है, बिक्री जो सेल्स में से परिवर्तनशील लागत से अधिक की, अंशदान परिवर्तनशील लागत से अधिक की बिक्री है। करेक्ट हो जाएगा, सही कह रहा है आपका कि जो सेल होती है परिवर्तनशील लागत जितनी दे रखी होती है, अंशदान का किससे बन के निकलता है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट होता है ना उसका टोटल होता है। तो परिवर्तनशील लागत के ऊपर जितना कुछ भी होता है वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है, अंशदान कहलाता है। करेक्ट है, सही पॉइंट है ये। और दूसरा जो कह रहा है अंशदान कुल लागत से अधिक की बिक्री है, तो ये गलत हो जाएगा। कुल लागत में आपका वेरिएबल और फिक्स दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट में आप कंट्रीब्यूशन में ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड होता है, इस वजह से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिर्फ सही क्या है, पहला पॉइंट। नीचे देख लीजिए आपका ओनली ए पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देकर डिटेल में समझा करिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट रेशियो इज 2.7:1, क्विक रेशियो 1.8:1, करंट लायबिलिटी ₹60,000, द वैल्यू ऑफ स्टॉक शैल बी। चालू अनुपात 2.7:1 है, त्वरित अनुपात 1.8:1 है और चालू दायित्व 60,000 है। स्टॉक का मूल्य होगा, यहाँ पर आपको बताना है कि स्टॉक का मूल्य कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो करंट रेशियो होता है उसका फॉर्मूला हम नोट करेंगे। क्या हो जाता है करंट रेशियो का, करंट एसेट, यहाँ शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, अपान हो जाता है करंट लायबिलिटी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब करंट रेशियो का क्या दे रखा है,
आपका 2.7:1 दे रखा है क्वेश्चन में, ये पॉइंट है। इक्वल टू, अब करंट एसेट हमको पता नहीं है तो हम डायरेक्ट करंट एसेट ही लिख लेंगे, और करंट लायबिलिटी हमको बताई हुई है क्वेश्चन में हमारे 60,000 की, तो उसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट एसेट बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना निकल करके आता है, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करिए। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1,62,000 यानी कि 1,62,000 आ जाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि हमारी करंट एसेट कितनी है, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, जो क्विक रेशियो दे रखा है उससे हमें क्विक एसेट निकालनी है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमारी, अगर हमें क्विक एसेट पता चल जाएगी और करंट एसेट होगी तो उसके बाद हम आपस में लेस करके निकाल सकते हैं कि स्टॉक कितना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो क्विक रेशियो दे रखा था उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है क्विक एसेट अपॉन जो करंट लायबिलिटी होती है वही रहेगा। अब क्यूआर जो है इसका आपका कितना दे रखा था, 1.8 दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमको पता नहीं तो एज इट इज लिख लीजिए, आप इसको एक्स भी मान सकते हैं। अपॉन में आ जाएगा करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है 60,000 की, फिर हमें वही करना है, कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 इंटू 1.8 तो कितना आ जाएगा, 1,08,000। अब हमको पता है कि जब हमारी करंट एसेट जो होती है उसमें से हम स्टॉक को लेस कर देते हैं तो हमारा निकल करके क्या आ जाता है, क्विक एसेट आ जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टॉक को निकालने के लिए दोनों को आपस में लेस कर देंगे, 1,62,000 माइनस हो जाएगा 1,08,000। तो अब निकल करके हमारा कितना आ जाएगा, जो निकल के आएगा वही क्या हो जाएगी, हमारा स्टॉक हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 54,000, तो यही है हमारा स्टॉक की वैल्यू। तो आपने देखा कितना आसान था निकालना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज से क्या चीज निकल सकती है, कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में जो आपका 54,000 कहाँ दे रखा है, ए पॉइंट पे दे रखा है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिक्स एसेट स्थायी परिसंपत्तियां 14,40,000 की है, नेटवर्थ कितनी है, 15 लाख की, डेब्ट दे रखा है 9 लाख का, और अदर करंट एसेट है 7,60,000 और करंट लायबिलिटीज है 6 लाख की। आपको क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर करंट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अपनी करंट रेशियो के लिए हमें चाहिए है करंट एसेट, एग्जैक्टली कि करंट एसेट आपकी कितनी है और करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो उन्होंने चालू दायित्व तो साफ साफ बता दिए हैं कि 6 लाख के हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि अदर करंट एसेट है 7,60,000 की, यानी कि आपकी जो टोटल दे रखा है उसमें भी कुछ और करंट एसेट शामिल है, तो आपको वो निकालना पड़ेंगी। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हमको एक बैलेंस शीट जो होती है ओरल बनानी है। आप ओरल कर सकते हैं, पूरा आपको वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज आपकी लायबिलिटी में जाएगी, कौन सी एसेट साइड में जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो टोटल लायबिलिटी होगी पहले वो निकालना है, जिससे कि हम अपनी जो फिक्स एसेट है उसको लेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि करंट एसेट टोटल कितनी होगी। तो इसके लिए जो आपके नेट वर्थ दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि अलग से कैपिटल वगैरह कुछ नहीं बता रखी है, तो हम नेट वर्थ जो दे रखी है उसी से चलेंगे। तो यहाँ पर कितनी है नेट वर्थ, 15 लाख की। जो बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी होता है और एक एसेट होता है, हम ये लायबिलिटी साइड को टोटल निकाल रहे हैं, हो जाएगी 15 लाख की। उसके बाद जो दे रखी है वो हो जाएंगी, जो आपका डेप्ट दे रखा है, डेप्ट कितने का है, 9 लाख का डेप्ट दे रखा है। तो अब यहाँ पर आपकी और साथ में जो करंट लायबिलिटी दे रखी है वो दे रखी है टोटल 6 लाख की। उसको भी हम ऐड कर लेंगे। अब टोटल हमारा कितने का हो गया, इसको अगर आप ऐड करेंगे तीनों को तो हमारा एक साइड का जो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 30 लाख की। अब इस 30 लाख में से हमारी ये हो गई टोटल लायबिलिटी। अब इसमें से हमको निकालनी है अपनी करंट एसेट। तो करंट एसेट निकालने के लिए इसमें से हम
जो टोटल लायबिलिटी है, क्योंकि दोनों साइड आपको पता है बैलेंस शीट के इक्वल होते हैं, तो दूसरे साइड में हमें फिक्स एसेट की दूसरे साइड का भी टोटल हमारा कितना होगा, 30 ही लाख तो होगा ना। तो उसमें से हम 30 लाख में से हम क्या निकाल देंगे, इस 30 लाख में से टोटल लायबिलिटी जो है हमारी, इसमें से हम लेस कर दें अगर, जो हमारी फिक्स एसेट दे रखी हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी करंट एसेट कितनी है। तो लेस कर दीजिए यहाँ पर फिक्स एसेट को, तो शॉर्ट में मैं FA लिख रही हूँ। इसे आप 14,40,000 जो क्वेश्चन में हमारे दे रखी थी उसको हम लेस कर देंगे, तो हमें निकल के आ जाएगा, कितना आएगा हमारा, इसमें जो आएगा आपका 15,60,000 का। 15,60,000 क्या हो गई हमारी, 15,60,000 हो गई करंट एसेट। तो यहाँ पर करंट रेशियो निकालने के लिए आपको क्या निकालना था, पहले करंट एसेट को निकालना था, क्योंकि आपकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती और साथ में नेटवर्थ या डेप्थ वगैरह नहीं दे रखा होता, तो जितनी आपकी अदर करंट एसेट बताई थी उसी से हम निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी नेटवर्थ डेप्थ सब कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी वो अदर वाली दे रखी है उसमें और भी चीजें ऐड होंगी। तो यहाँ पर 15,60,000 जो है वो आपकी ये हो जाएगी करंट एसेट। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें क्योंकि करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। इसको निकालने के लिए आगे हमें क्या करना है, करंट एसेट हमारी 15,60,000 जो अभी हमने निकाली ही थी, इसको नोट कर लीजिए, अपॉन में जो करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 6 लाख की, उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या किया जाता है, जितने भी हमारे जीरो दे रखे होते हैं, 0 से 0, 4 यहाँ पर 4 जीरो ऊपर है, 4 नीचे है। अब आपका इसमें आपको डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.6:1। तो ये हो जाएगा हमारा 2.6:1। अब यही होगा हमारा आंसर। तो आइए देखें कि इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या कंफ्यूजन थी, बस कि अगर आप इसको लेकर सॉल्व कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाता। आपको कैसे निकालना था, इससे डायरेक्ट पहले टोटल लायबिलिटी निकालनी थी, उससे टोटल करंट एसेट निकालनी थी, उसके बाद इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ कैश सेल इज ₹40,000, क्रेडिट सेल ₹80,000 एंड द अमाउंट ऑफ डेटर ₹30,000, द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी, कंसिडर 360 डेज इन अ ईयर। तो यहाँ पर ध्यान दिया करिए, कुछ क्वेश्चन में मंथली निकालना होता है, तो यहाँ पर दे रखा होगा महीनों में। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपका आंसर डेज में दे रखा है तो आपको 365 या 360, जैसे स्पेशली यहाँ मेंशन किया है 360, तो आपको जो मल्टीप्लाई करेंगे 360 से करेंगे। अगर नहीं मेंशन किया होता तो 365 से करना था। चलिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यदि नगद बिक्री 40,000 है, उधार बिक्री 80,000 है और देनदार 20,000 के है, तो औसत वसूली की अवधि होगी। आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले भी करा चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। एक बार फॉर्मूला मैं आप लोग को रिवाइज करा देती हूँ। एवरेज डेटर अपॉन टोटल क्रेडिट सेल इंटू 360 होगा यहाँ पर, ये है फॉर्मूला इसका, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करिएगा कि आपका आंसर कितना आया है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रेडिट सेल दिया जाएगा निकालने के लिए, एवरेज टोटल क्रेडिट सेल। इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी इसकी, उसमें मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताऊंगी भी, जहां तक जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया होगा उनका नाम भी मेंशन करेंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लायबिलिटी, निम्न में से कौन चालू दायित्व नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट, रिडीमेबल डिबेंचर्स, अकाउंट पेएबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट। यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन जो है वो करंट लायबिलिटी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, करंट लायबिलिटी कौन सा नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी होते हैं, आपके जो अकाउंट्स पेएबल है वो भी हो जाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी होते हैं। जो रिडीमेबल डिबेंचर होंगे, जो आपके रिडीमेबल डिबेंचर दे रखे हैं, शोधनीय ऋण पत्र, वो जो होते हैं चालू दायित्व नहीं माने जाते। डिबेंचर लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं, होंगे ही नहीं शॉर्ट टर्म आपके, इसलिए करंट लायबिलिटी भी नहीं आएंगे। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।